तो कल हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस, जिसमें से हमने पहले दो देख लिए थे कि एक तो हमारे पास इसमें डेटा इंडिपेंडेंट होता है कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करता। एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं तो हमारे डेटा को कुछ नहीं होगा। एंड द सेकंड इज डेटा रिलेशनशिप। कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप हम इसमें बना सकते हैं, जिस तरह कल हमने काफी सारे लॉजिकल रिलेशंस डिस्कस किए थे कि उसमें डेटा के हम रिलेशनशिप्स बना भी सकते हैं और उसके बाद उनको अपने हिसाब से एक्सेस भी कर सकते हैं। थर्ड इसका है सोफिस्टिकेटेड डेटा सिक्योरिटी फीचर्स, कि जिस तरह इसका एक एडवांटेज है कि हम लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो है, जिस तरह हमने देखा था कि हम डेटाबेस में डेटा रीड, अपडेट, राइट, डिलीट ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने कोई ऐसा सिक्योरिटी फीचर रखना है कि कुछ जो हमारे पास हैं यूजर्स जो हैं वो डेटा को सिर्फ देख सकें, वो डेटा को मॉडिफाई ना कर सकें। जिस तरह आप इंटरनेट पे जाते हो, ठीक है, आप वेबसाइट को देखते हो मगर आप वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे भी आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे या अपने कॉलेज का भी डेटा आप एक्सेस करोगे तो आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हो, आप उसे अपडेट नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि हम लोग कुछ यूजर्स का व्यू चेंज कर देते हैं कि जो हमारे ये यूजर्स हैं ये सिर्फ डेटा रीड कर सके, इसको राइट या अपडेट नहीं कर सके। या कुछ पे हम पाबंदी लगा देते हैं कि हम डेटा ऐड कर सकते हैं मगर उसके बाद उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड फीचर्स आ जाते हैं। या फिर हम लोग एक और चेंजेस लगा सकते हैं या एक और सिक्योरिटी फीचर लगा सकते हैं कि जो यूजर है वो सिर्फ कुछ डेटा देख सके, वो सारा डेटा ना देख सके। कि अगर एक टीचर है वो स्टूडेंट की फाइल में सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का डेटा देख सके, वो बाकी सारे सब्जेक्ट का डेटा नहीं देख सके। तो ये हमारे पास एक तरह से सिक्योरिटी फीचर्स आ जाते हैं कि हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से कि यूजर कौन सा डेटा देख सकता है और कौन सा नहीं। सेकेंड, द फोर्थ वन इज डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस जो है ना, जब भी आप डेटाबेस में कोई भी चीजें परफॉर्म करते हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपने डेटा ऐड किया है या उसमें से डेटा डिलीट किया है, तो उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा फाइल होती है जिसको हम बैकअप या लॉगिंग फाइल भी कहते हैं। वो लॉग फाइल जो अपने अंदर ना सारा कुछ हिस्ट्री मेंटेन कर रही होती है। जिस तरह ब्राउजर पे हिस्ट्री होती है ना, इस तरह इसके अंदर भी एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है कि ये आपने फाइल क्रिएट की, ये आपने डेटा इसमें एंटर किया, अब अपडेट किया। अगर सपोज आपका डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो जाता है किसी भी वायरस या किसी भी चीज की वजह से, तो जो लॉगिंग फाइल है उसके थ्रू जो है बैकअप हो सकता है। कि उसके अंदर एक यूटिलिटी होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो देखता है कि अच्छा डेटा यहाँ से डिलीट हो गया मगर इसकी लॉग फाइल में क्या क्या था, कि यूजर ने शुरू से लेके एंड तक कैसे डेटाबेस बनाई थी। तो उसको इस्तेमाल करते हुए आपका सारा डेटा दोबारा से रिकवर कर लेता है कि ये चीज परफॉर्म हुई थी, पहले ये वाली फाइल क्रिएट हुई, फिर उसके बाद ये वाला डेटा एंटर हुआ, फिर ये इनके रिलेशंस बनाए, तो वो दोबारा से वही वाला काम परफॉर्म करके लॉग फाइल की वजह से दोबारा से आपका डेटा रिकवर कर लेता है। उसके बाद इसमें जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं वो यही हैं कि इसमें आपको एडवांस कैपेबिलिटीज हैं कि आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एक ये कैपेबिलिटी की सेंट्रलाइज्ड होती है, ऑनलाइन भी आप इसको अवेलेबल कर सकते हो कि किसी भी यूजर किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकता है। बैकअप की फैसिलिटी है। ये सारी फैसिलिटीज जो आपने ऊपर पढ़ी हैं काफी एडवांस कैपेबिलिटीज हैं जो पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सिंपल में नहीं होती, जो आपके कंप्यूटर्स में होता है, ये डेटाबेस में प्रोवाइड की गई हैं। एडवांटेजेस समझ आ गए आपको डीबीएमएस के? यस मैम। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेजेस है रिक्वायर्ड एडिशनल सिस्टम ओवरहेड। जाहिर बात है जब आपने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग से बनाना है तो आपके कुछ ओवरहेड्स भी होंगे ना आपको। आप कहते हो कि आपका जो है एक अलग से कंप्यूटर होना चाहिए या तो डेटाबेस बनाने के लिए,
फिर ये एक छोटा सा अगर भी आपने डेटा मेंटेन करना है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका अपना डेटा मेंटेन करना है, तो उसको अलग से हार्डवेयर चाहिए होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होंगी, डिफरेंट लोग भी चाहिए होंगे जो डेटाबेस को बनाएंगे। फिर उसकी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि अच्छा ये वाला हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना है, तो अच्छा इसके अ, इस तरह का जो है ना इस पे एक्सपर्ट होना चाहिए जो भी हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको एक अलग से रिसोर्स लेना पड़ेगा, अलग से बंदे हायर करने पड़ेंगे। फिर उसकी अलग से जो है उसके लिए हार्डवेयर लेने पड़ेंगे, फिर उसके लिए डिजाइनर हायर करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे कामों को करने के लिए, कि जिस तरह अगर आपने एक रजिस्टर या फाइल मैनेजमेंट में एक दफा आपने बस वो लिख देनी है अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन, या जो भी डेटा आपने लिख देना है, आपने सिंपल एक्सेल शीट में ऐड कर देना है। मगर वो काम करने के लिए भी आपको डेटाबेस में कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, एक डिफरेंट चीजें रिक्वायर्ड होंगी, डिफरेंट लोग रिक्वायर्ड होंगे जो कि डेटाबेस के एक्सपर्ट होंगे, जिनको आप एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। सेकंड है एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। जाहिर बात है, जब हमने कहा है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए होगा डेटाबेस बनाने के लिए, तो डेटाबेस जो है ये प्रॉपर मतलब हमारे फाइल सिस्टम की तरह तो नहीं होती, इसके लिए हमें अलग से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। फिर जो लोग हमारे पास होंगे जो इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लो, या जो कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हायर करेंगे जो एक्सपर्ट हो ये बनाने का। वो एक हमारा एडिशनल रिसोर्स हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है वो कहे कि मुझे एक दो और असिस्टेंट्स चाहिए, कि मेरे पास काम ज्यादा है, मुझे हार्डवेयर ज्यादा चाहिए, उसको हार्डवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, एक दो और लोग भी प्रोवाइड करेंगे। फिर जब ये सारा काम हो जाएगा, तो फर्दर जो भी हमारे कॉलेज के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, एडमिन स्टाफ है, जो भी है, उनकी भी तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, कि ये डेटाबेस बन गया और आपने इस डेटाबेस को ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि हर डेटाबेस हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर करता है, तो उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको डिफरेंट तरीके से यूज करना होता है, उसकी डिफरेंट तरीके से फॉर्म्स और फ्रंट एंड अपीयरेंस होती है। तो उसके लिए भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने स्टाफ को भी, कि ताकि आपके वो डेटाबेस में गलत डेटा ना एंटर कर दें, गलत फॉर्मेट में ना डेटा एंटर कर दें। थर्ड, प्रॉब्लम कैन मल्टीप्लाई इन सिलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट। अगर आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसे इतना आइडिया ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा का, या आपने इतना कोई ट्रेंड बंदा नहीं सेलेक्ट किया, इतना एक्सपर्ट नहीं किया, और वो जो है आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर ही गलत सेलेक्ट कर लेता है, या हायरार्किकल की बजाय नेटवर्क कर लेता है, या कोई और रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर कर लेता है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं चाहिए था, तो आपकी डेटाबेस बना देता है। उसके बाद आप उसे कहते हो कि आपने ये चीज नहीं की, हमारी और रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, हमारे पास और सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं, हमने और कोर्सेज करवाने हैं स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद जब उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो उसके बाद उसमें मसला होगा कि स्ट्रक्चर तो हायरार्किकल था मगर ये तो रिलेशनल बनना चाहिए था। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कि डेटाबेस की इन्वायरमेंट शुरू से ही नहीं सही सेलेक्ट की, तो अब उसके बाद आप उसमें जब चेंजेस करोगे तो वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। जब वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, आपके आपस में डेटाबेस में लॉजिकल रिलेशंस नहीं बने हुए होंगे, तो फिर क्या होगा कि डेटाबेस का सारा डेटा खराब हो जाएगा, उसकी नेटवर्किंग, उसके आपस में कनेक्शन सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको दोबारा से डेटाबेस बनाना पड़ेगा नए इन्वायरमेंट पे, नए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। इसलिए मोस्टली कहते होते हैं कि रिलेशनल जो मॉडल है वही इस्तेमाल करना चाहिए, कि वो लॉजिकली रिलेट करता है चीजों को। नेक्स्ट है डेटा मस्ट बी कंसिडर्ड अ कॉर्पोरेट रिसोर्स। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लो, चलो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ले लेते हैं, हम इसकी एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर तो है वो कंपनी, उसके कस्टमर्स का डेटा, जिस तरह हम लोग उसके यूजर्स हैं, हमारे पास उसके नंबर्स हैं, उसका डेटा सिर्फ उसके पास ही होना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है उसका बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। अगर कंपनी हमारा डेटा या अपना डेटा किसी से भी शेयर कर देगी, तो जाहिर बात है कस्टमर उसके ऊपर अगली दफा एतबार नहीं करेंगे कि ये तो हमारे नंबर्स आउट कर रही है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आउट कर रही है।
तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डेटा अपने पास ही रखती है, उसको रखना भी चाहिए। मगर जब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज या कोई भी कंपनी उसके साथ ज्वाइन करती है, उससे कहती है कि हमने आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो जाहिर बात है उसे डेटा उसके साथ शेयर करना पड़ता है, उसको भी एक्सेस देनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि डेटा फिर पर्सनल नहीं रह जाता कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट को शेयर करना पड़ता है। जिस तरह आप जैज और वारिद की एग्जांपल ले लो, अब वो ज्वाइन हो गए हैं, तो जैज का जो डेटा था वो उसका अपना पर्सनल डेटा था, उसने पहले किसी से ज्वाइन नहीं किया, मगर जब वारिद ने उसे अप्रोच किया तो जाहिर बात है उसे अपना पर्सनल डेटा, अपने कस्टमर्स का डेटा उसके साथ शेयर करना पड़ा। तो इस तरह से उनका डेटा आपस में कंबाइन हो गया कि दोनों के एक दूसरे के डेटा की तरफ एक्सेस मिल गई, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अमूमन रूल नहीं होता कि हम अपना पर्सनल डेटा या अपने कस्टमर्स का डेटा किसी और से शेयर करें। मगर क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट करके एक और कंपनी बनानी थी, अपना मर्ज करना था, तो इस वजह से उन्हें करना पड़ा। लास्ट वन इज अ नीड ऑफ डिक्शनरी। अब एक डिक्शनरी की भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था कि स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, या स्टाफ के अलावा कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ डेटा मर्ज कर रही है अपना, ठीक है, आपके डेटा की तरफ एक्सेस मांग रही है, उसने आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके डेटा में क्या क्या फाइल्स हैं, कौन सी फाइल किस नाम से है, उस फाइल के अंदर जो फील्ड्स हैं उनका क्या नाम है, उनका कितना साइज है, आपके पास टोटल डेटा कितना कितना है किस फाइल में, किस फाइल का लिंक कौन सी फाइल के साथ है, आपस में क्या लॉजिकल रिलेशन है फाइल का, कि अगर किस में से डेटा डिलीट करें तो दूसरी में से भी हो जाएगा, या किस में अगर अपडेट करें तो दूसरी में भी होना चाहिए वरना एरर आएगा। किस तरह से आप डेटा उसमें ऐड कर सकते हो, कौन सा डेटा आप डिलीट कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो। तो ये एक सारी इंफॉर्मेशन है जो कि डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। तो इस वजह से हमें एक डिक्शनरी भी चाहिए कि अपने यूजर्स को, या जो भी हमारे साथ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन जो उनके लिए जरूरी होगी डेटा को एक्सेस करने के लिए, उस पर कोई सा भी काम करने के लिए, उसका एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो डेटा डिक्शनरी होता है, कि जो बता देता है कि आपकी फाइल का नेम, फाइल का साइज, फील्ड्स में उसको किस नाम से आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए हमें एक एडिशनल एक और चीज की जरूरत भी पड़ेगी, जो है डेटा डिक्शनरी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। डिसएडवांटेजेस समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड? मैम ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लॉन्ग में आ सकते हैं जी, कंपेयरिंग के तौर पर। जी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। शॉर्ट में ये होगा कि आप बस मेन मेन हेडिंग्स का कंपैरिजन करेंगे, लॉन्ग में होगा आपको डिटेल देनी पड़ेगी, एग्जांपल्स बतानी पड़ेंगी। ओके मैम। मैम ये मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है थोड़ी, तो मुझे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस बता दें मैम। अच्छा, मैं क्लास के एंड पे बताती हूँ आपको, पहले फीचर्स कर लें, उसके बाद जो है ना जो रिमेनिंग रह गया वो मैं बता देती हूँ। ओके मैम। फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड ही हैं, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डेटा डिक्शनरी की जरूरत होती है, तो इसका फीचर क्या है? एक तो हमें डेटा डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। इसमें डेटा डिक्शनरी का फीचर है कि जो आपके सारे प्रोसीजर बता देता है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिख देता है कि इसमें किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा की पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन आती है कि ये वाली फाइल है, इस फाइल का ये नाम है, इतने साइज की है, इतनी इसके अंदर फील्ड्स हैं, इतने एट्रीब्यूट्स हैं, इतने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स का ये नाम है। हर कॉलम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करता है, कि हम कहते हैं नेम का कॉलम है तो नेम का कॉलम जो है कैरेक्टर टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, एज का कॉलम है तो वो नंबर शो कर सकता है, ग्रेड का कॉलम है उसका एक साइज होगा, मतलब कि एक ही कैरेक्टर उसमें आ सकता है, और उसके ABCD इतनी रेंज है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम डेटा डिक्शनरी में स्टोर करते हैं, ताकि जो भी हमारे ऑथराइज्ड यूजर है वो बाद में उसको यूज करके तो डेटा उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस में से, या एक्सेस कर सकते हैं। कि डेटाबेस में हमें, जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमें छोटे से काम के लिए भी, छोटी सी डिटेल के लिए भी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम फाइल में लिख रहे हैं तो हम सिंपल अल्फाबेट्स में, हमें पता है हम टाइप कर देंगे कि नेम में सिर्फ अल्फाबेट्स ही आना चाहिए, नंबर नहीं आना चाहिए।
हम खुद टाइप करें। मगर जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये हमारी जो फील्ड है इसका नाम है नेम, इसकी जो टाइप है इसमें हम कैरेक्टर डेटा मतलब कि अल्फाबेट्स ही स्टोर करेंगे, नंबर्स नहीं आ सकते। तो वो बताने में, उसकी प्रोग्रामिंग करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद जो भी यूजर्स बाद में हमारी डेटाबेस को यूज करें वो डेटा डिक्शनरी से कंसल्ट कर लें और बाद में से इसको एक्सेस कर सकें। सेकंड है यूटिलिटीज। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास लॉग मेंटेन करने की फैसिलिटी आ जाती है, डेटा का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, हमारे पास जो है डेटा डिक्शनरी की फैसिलिटी है, ये सारा कुछ है। ये छोटे छोटे यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज क्या होते हैं? छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके ना डेटाबेस के अंदर होते हैं, जो आपको छोटे छोटे फंक्शंस परफॉर्म करने की इजाजत देते हैं। कि जिस तरह एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जो आपको इजाजत देगा कि जो है ना आप इसको अपडेट कर सको। एक छोटा सा प्रोग्राम होगा जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा कि आप फाइल को क्रिएट कर सको, फाइल के अंदर डेटा ऐड कर सको। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो जिनको मिला के हमारे पास एक पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। और वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो है ना आपको डिफरेंट एडवांस कैपेबिलिटीज जो हमने ऊपर पढ़ा था ना वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को ही मिला के जो हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। और अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं, हमें कोई चीज नहीं भी चाहिए तो हम उसको अनचेक कर देते हैं कि हमें ये वाली फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें बैकअप नहीं चाहिए, हमें लॉग मेंटेन नहीं करने के चाहिए, तो वो इसमें इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। वरना आपके छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं बैकअप के, रिकवरी के, वो सारे इंस्टॉल होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जब भी आप इंस्टॉल करेंगे। थर्ड है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डेटाबेस के, जिस तरह हमने कहा था कि हम जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सी, सी प्लस, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स को बनाने में काम आती हैं। इसी तरह जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, इसके लिए हम यूज करते हैं क्यूरी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए, डेटाबेस को बनाने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए यूज होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना। तो मतलब हम डेटाबेस से क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं ना कि हमें ये वाला डेटा निकाल के दिखाओ, ये वाला डेटा हमारा डिलीट कर दो, ये वाला डेटा क्रिएट करो। तो उसको हम बोलते हैं क्यूरी लैंग्वेज। तो क्यूरी लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए यूज होती है सी, सी प्लस प्लस, वो डिफरेंट होती है, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जो डेटाबेस में यूज होती है उसको हम क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप डेटाबेस को नहीं एक्सेस कर सकते, आप क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू ही डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हुए नहीं काम करेंगे, आप उसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए ही काम करेंगे। क्यूरी लैंग्वेज जो है प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, क्यूरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह आप ये एंड पे देखें, सिलेक्ट कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई। जब आप क्यूरी लैंग्वेज लिखेंगे ना तो उसमें सिलेक्ट आपने ऐसे ही लिखना है, इसका कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। इसी तरह कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इसी तरह डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, इंसर्ट, ये डिफरेंट एक उन्होंने कीवर्ड्स बताए हुए हैं। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स ही होते हैं कि हमने कहना है कि मुझे इतना डेटा सिलेक्ट करके दे दो, मतलब कि इतने स्टूडेंट्स का डेटा सिलेक्ट करके मेरे पास डिस्प्ले करा दो, फिर इस स्टूडेंट का डेटा डिलीट कर दो, या ये वाली फाइल क्रिएट करो, ये वाली फाइल मॉडिफाई करो, या अपडेट करो इस स्टूडेंट का फोन नंबर, या फिर इस वाले सब्जेक्ट का डेटा इंसर्ट कर दो। तो ये फिक्स्ड कमांड्स होती हैं जो कि क्यूरी लैंग्वेज में यूज होती हैं। ये ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं होती, इंग्लिश लाइक ही होती है। आपको बस एक दफा इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाए तो आप ना इजीली इसको समझ सकते हैं और आगे परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, रिपोर्ट जनरेशन। अब डेटाबेस में कभी कभी जिस तरह आप कहते हो कि हमने बार बार क्यूरीज नहीं टाइप करनी है, बार बार हर स्टूडेंट का डेटा नहीं सिलेक्ट करवा करवा के शो करवाना है, हर फाइल में से नहीं, हमने डेटा एक ही दफा जो है ना हमें मंथली रिपोर्ट जनरेट हो जाए या वीकली रिपोर्ट जनरेट हो जाए, तो एक फीचर होता है रिपोर्ट जनरेटर का। हम उसमें भी एसक्यूएल लैंग्वेज या क्यूरी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम कहते हैं कि ना हमें जो है ना इतनी फाइल में से ये डेटा इतने स्टूडेंट्स का और सिर्फ नेम, फादर नेम और एज ये डिस्प्ले करा दो।
तो उसकी एक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास पेपर की फॉर्म में। जिस तरह हम पेपर पे रिपोर्ट जनरेट करवाते हैं, तो इसी तरह डेटाबेस में भी ये फीचर है कि आप रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, कि जो लोग जिन्हें आपके डेटाबेस का टेबल का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है, या कोई बाहर से लोग आए हैं जो कहते हैं कि हमें अपने कॉलेज का रिकॉर्ड दिखाएं, या कोई एचईसी से आ गए कि उनको हमारे कॉलेज की इंस्पेक्शन करनी है, या कुछ भी उन्होंने कहना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता ना हमारे डेटा का क्या स्ट्रक्चर है, और ना ही उन्होंने हमारा डेटाबेस एक्सेस करना है, जो हम उन्हें कहें जी आप डेटा डिक्शनरी बैठे और पढ़ें और खुद एक्सेस करें। तो हम लोग फिर रिपोर्ट जनरेटर का फीचर यूज कर लेते हैं कि उसमें से जी ये इंफॉर्मेशन एक पेपर की फॉर्म में हमें डिस्प्ले करा दो, एक छोटी सी रिपोर्ट बना दो। एक्सेस सिक्योरिटी, वही जो हम लोगों ने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है कि कुछ यूजर्स को हम एक प्रिविलेज दे देते हैं, मतलब कि उनको एक फैसिलिटी दे देते हैं कि वो जो है ना सिर्फ इतना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा नहीं कर सकते। कुछ के पास हम दे देते हैं कि कुछ को फैसिलिटी की ये इंसर्ट भी कर सकते हैं, हम डेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मगर कुछ जो यूजर्स हैं जो हम कहते हैं कि इनको नहीं देनी हमने इंसर्ट अपडेट की फैसिलिटी, तो हम सिर्फ कहते हैं कि ये सिर्फ डेटा देख सकते हैं, या सिर्फ कुछ कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जब लोगों के रोल्स बनाता है तो वो उसी टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि अच्छा ये सीईओ है कंपनी का, ये हाई अथॉरिटी है, तो इसके पास तो सारे एक्सेस होने चाहिए, इसने अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, इंसर्ट भी करना है डेटा। फिर वो कहता है अच्छा मैनेजर है, तो मैनेजर अगर यूजर है तो मैनेजर को मैं सिर्फ ये फैसिलिटी देता हूँ कि वो जो है ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का डेटा अपडेट डिलीट कर सकता है, बाकी डिपार्टमेंट का सिर्फ देख सकता है मगर अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। इसी तरह कुछ एम्प्लॉय हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा इस अगर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में डेटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट नहीं कर सकते। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सेस सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं, जो कि हम अपनी हिसाब से जितने यूजर को जो जो फीचर्स हमने प्रोवाइड करने हैं उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट वन इज बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप और रिकवरी का वही जो एडवांटेजेस में भी हमने पढ़ा था कि बैकअप और रिकवरी का फीचर होता है कि हम लोग लॉग मेंटेन कर लेते हैं, उसी अगर कोई भी हमारी फाइल करप्ट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो लॉग फाइल के थ्रू हम उसे रिकवर कर सकते हैं।